चमारों के गांव में बल्हारों का एक परिवार था जो जोहड़ के पार रहता था। चमारों और बल्हारों के बीच एक सीमा रेखा की तरह था जोहड़। बरसात के दिनों में जब जोहड़ पानी से भर जाता था, तब बल्हारों का संपर्क गांव से एकदम कट जाता था। बाकी समय में पानी कम हो जाने से किसी तरह वे पार करके गांव पहुंचते थे। यानी बल्हारों के गांव तक जाने का कोई रास्ता नहीं था। रास्ता बनाने की ज़रूरत कभी किसी ने महसूस ही नहीं की थी। जब किसी चमार को उनकी ज़रूरत पड़ती तो जोहड़ के किनारे खड़े होकर आवाज़ लगा देता। जोहड़ इतना बड़ा भी नहीं था कि बल्हारों तक आवाज़ ही ना पहुँचे। आवाज़ सुनकर वे बाहर आ जाते थे। परिवार में सिर्फ 2 जन ही रह गए थे। सुरजा, जिसकी उम्र ढल चुकी थी, और उसकी बेटी संतो, जो शादी के तीसरे साल में ही विधवा होकर मायके लौट आई थी। सुरजा की घरवाली को मरे भी 3 साल हो गए थे। घर बाहर की तमाम जिम्मेदारियां संतो ने संभाल रखी थीं। सुरजा वैसे भी काफ़ी कमज़ोर हो चला था, उसे सूझता भी कम था, लेकिन फिर भी गांव के छोटे मोटे काम वह कर ही देता था। सुरजा का एक बेटा भी था जो 10-12 साल की उम्र में ही घर छोड़कर भाग गया था। कुछ साल इधर उधर भटकने के बाद उसे रेलवे में नौकरी मिल गई थी। इस नौकरी ने ही उसे पढ़ने लिखने की ओर आकर्षित किया था। इसी तरह उसने हाई स्कूल करके तकनीकी प्रशिक्षण लिया और रेलवे में ही फिटर हो गया था। नाम था कल्लू, जो अब कल्लन हो गया था। जब संतो की शादी हुई थी, सारा खर्च कल्लन ने ही उठाया था। सुरजा के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। कल्लन की शादी भी रेलवे कॉलोनी में ही हो गई थी। उसके ससुर भी रेलवे में ही थे। उसे पढ़ी लिखी पत्नी मिली थी, जिसके कारण उसके रहन सहन में फ़र्क आ गया था। उसके जीवन का ढर्रा ही बदल गया था। गांव वह यदा कदा ही आता था, लेकिन जब भी वह गांव आता, चमार उसे अजीब सी नज़रों से देखते थे। कल्लू से कल्लन हो जाने को वे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उनकी दृष्टि में वह अभी भी बल्हार ही था, समाज व्यवस्था में सबसे नीचे, यानी अछूतों में भी अछूत। गांव में वह अपने आप को अकेला महसूस करता था। परिवार के बाहर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे वह 2 घड़ी बतिया सके। गांव के पढ़े लिखे लोग भी उससे कटे कटे रहते थे। आखिर वह था तो बल्हार ही, जोहड़ पार रहने वाला। गांव वाले उसे कल्लू बल्हार ही कहकर बुलाते थे। उसे यह संबोधन अच्छा नहीं लगता था। नश्तर की तरह उसे बींध कर हीन भावना से भर देता था। इस बार वह काफ़ी दिन बाद गांव आया था। उसने आते ही सुरजा से कहा, बापू मेरे साथ दिल्ली चलो, सरकारी मकान में सब एक साथ रह लेंगे। ना बेटे, इस आखिरी वक्त में यो गांव क्यों छुड़वावे। पुरखों ने यहाँ आके किसी जमाने में डेरा डाला था, यहीं मर खप गए, इसी माटी में, इस जोहड़ की ढैंग पे रखे जिंदगी काट दी। इब कहाँ जाएंगे। सुरजा ने आंखें मिचमिचाकर अपने मन की बात कही थी, जैसे अतीत में वह कुछ ढूंढ रहा था। कल्लन ने संतो की ओर देखा। वह तो चाहती थी इस जहालत से छुटकारा मिले, लेकिन बापू की बात काटने का उसमें न कभी पहले हौसला था, ना अब है। बस चुपचाप बैठकर पैर के अंगूठे से मिट्टी कुरेदने लगी थी, जैसे उसकी सोच उसे कहीं बहुत दूर ले जा रही थी, जहाँ दूर दूर तक भी कोई किनारा दिखाई नहीं पड़ता था। कल्लन ने जोर देकर कहा, बापू यहाँ ना तो इज्जत है ना रोटी। चमारों की नज़र में हम सिर्फ बल्हार हैं। यहाँ तुम्हारी वजह से आना पड़ता है। मेरे बच्चे यहाँ नहीं आना चाहते, उन्हें यहाँ अच्छा ही नहीं लगता। उसकी बात बीच में ही काटकर सुरजा बोला, तो बेटे हियाँ मत आया कर, म्हारी तो कट जागी इसी तरह। बस संतों की फिक्र है, यो अकेली रह जागी। यो टूटा फूटा घर भी शायद अगली बारिश ना देख पावे। तुझे जो म्हारी चिंता है तो तू इस घर को पक्का बढ़वा दे। सुरजा के मन में यह बात कई बार आई थी, लेकिन कह नहीं पाया था। आज मौका पाकर कह दिया, बापू मेरे पास जो 2-4 पैसे हैं उन्हें यहाँ लगा कर क्या होगा। आपके बाद मैं तो यहाँ रहूँगा नहीं, सन तो मेरे साथ दिल्ली चली जाएगी। कल्लन ने साफ साफ कह दिया। सुनते ही सुरजा भड़क गया। उसके मुंह से गालियाँ फूटने लगी। चिल्ला कर बोला, तू मेरे मरने का इंतज़ार भी क्यों करे है, इसे आज ही ले जा। और हाँ, अपने पैसों की धौंस मुझे ना दिखा, अपने धौरे रख। जहाँ इतनी कटगी है आगे भी कट ही जागी। उन दोनों के बीच जैसे अचानक संवाद सूत्र बिखर गए थे। खामोशी उनके इर्द गिर्द फैल गई थी। सुबह होते ही कल्लन दिल्ली चला गया था। पैसों का बंदोबस्त करके वह हफ्ते भर में लौट आया था। साथ में पत्नी सरोज और 10 साल की बेटी सलोनी भी आई थी।
बेटे को वे उसकी ननिहाल में छोड़कर आ गए थे। कल्लन ने आते ही बापू से कहा, किसी मिस्त्री से बात करो, कल ईंटों का ट्रक आ जाएगा। सुनते ही सुरजा की आंखों में चमक आ गई थी। उसे कल्लन की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ था, लेकिन कल्लन ने उसे विश्वास दिला दिया था। वह उसी वक्त मिस्त्री की तलाश में निकल पड़ा था। गांव में ज़्यादातर मकान सूरतराम ठेकेदार ने बनाए थे। सुरजा उसी के पास पहुंचा। ठेकेदार जी, म्हारा भी एक मकान बना दो। सूरतराम ने पहले तो सुरजा को ऊपर से नीचे तक देखा। तन पर ढंग का कपड़ा नहीं और चला है पक्का मकान बनवाने। सूरतराम जल्दी में था, उसे कहीं जाना था। उसने हंसकर सुरजा को टाल दिया। आज तो टेम ना है, फिर बात करेंगे। सुरजा ने हार नहीं मानी। सुबह ही वह मुंह अंधेरे निकल पड़ा था। पास के गांव में साबिर मिस्त्री रहता था, पुराना कारीगर। सुरजा ने उसे अपने आने का मकसद बताया। साबिर मान गया था। ठीक है, मैं कल आके देख लूँगा, अपना मेहनताना पेशगी लूँगा। ठीक है मिस्त्री जी, कल आ जाओ, जोहड़ पे ही हमारा घर है। सुरजा अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहा था। लौटते समय उसके पांव ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। कमज़ोर शरीर में भी जैसे स्फूर्ति भर गई थी। जब तक वह लौटकर घर पहुंचा, ईंटें आ चुकी थीं। लाल लाल ईंटों को देखकर सुरजा अपनी थकावट भूल गया था। वह उल्लास से भर उठा था। उसने ऐसी खुशी इससे पहले कभी महसूस ही नहीं की थी। जोहड़ पार ईंटें उतरती देखना गांव के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था। पूरे गांव में जैसे भूचाल आ गया था। गांव के कई लोग जोहड़ के किनारे खड़े थे। रामजी लाल कीर्तन सभा का प्रधान था। रविदास जयंती पर रात भर कीर्तन चलता था। भीड़ में वह भी खड़ा था। जब उससे रहा नहीं गया तो चिल्ला कर बोला, अबे ओ सुरजा, ये ईंटें कौन लाया है? सुरजा ने उत्साहित होकर कहा, अजी बस म्हारा कल्लड़ पक्का घर बनवा लिया है। रामजी लाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। अपने भीतर उठते ईर्ष्या द्वेष को दबाकर उसने कहा, यूँ तो चोखी बात है सुरजा, पर पक्का मकान बनवाने से पहले प्रधान जी से तो पूछ लिया था या नहीं? रामजी लाल की बात तीर की तरह सुरजा के सीने में उतर गई। उसे लगा जैसे कोई सूदखोर साहूकार सामने खड़ा धमकी दे रहा है। गुस्से पर काबू पाने का असफल प्रयास करते हुए सुरजा गुर्राया, प्रधान से क्या पूछना? फिर भी पूछ तो लेना चाहिए था, कहकर रामजी तो चला गया, लेकिन सुरजा को संशय में डाल गया था। रामजी लाल सीधा प्रधान के पास पहुंचा। जोहड़ पार के हालात नमक मिर्च लगाकर उसने प्रधान बलराम सिंह के सामने रखे। बलराम सिंह ने उस वक्त कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की, सिर्फ सिर हिलाकर मूंछों पर हाथ फेरता रहा। प्रधान भी घात था। वह रामजी लाल की फितरत से वाकिफ था। उसके चले जाने के बाद वह कुछ गमगीन सा हो गया था। सुरजा बल्हार पक्का मकान बनवा रहा है, यह बात उसे बेचैन करने के लिए काफ़ी थी। वैसे भी सुरजा गांव के लिए अब उतना उपयोगी नहीं था। यह खबर पूरे गांव में फैल गई थी। जोहड़ पार बल्हारों का पक्का मकान बन रहा है। रेलवे की कमाई है, ईंटों का ट्रक आ गया है, सीमेंट, रेत, बजरी, सरिये आ रहे हैं। बात फैलते फैलते इतनी फैल गई कि मकान नहीं, गांव की छाती पर हवेली बनेगी। खिड़की दरवाज़ों के लिए सागौन की लकड़ी आ रही है। सुना है रंगीन संगमरमर के टाइल भी आ रहे हैं। जितने मुंह उतनी बातें। अगले दिन सुबह ही प्रधान का आदमी आधमका था जोहड़ के किनारे। सुरजा को मन मार के उसके साथ जाना पड़ा। सुरजा को देखते ही बलराम सिंह चीखा, अंटी में 4 पैसे आ गए तो अपनी औकात भूल गया। बल्हारों को यहाँ इसलिए नहीं बसाया था कि हमारी छाती पर हवेली खड़ी करेंगे। वह ज़मीन जिस पर तुम रहते हो हमारे बाप दादों की है। जिस हाल में हो रहते रहो, किसी को ऐतराज़ नहीं होगा। सिर उठा के खड़ा होने की कोशिश करोगे तो गांव से बाहर कर देंगे। बलराम सिंह का एक एक शब्द बुझे तीर की तरह सुरजा के जिस्म को छलनी छलनी कर गया था। सुरजा की आंखों के सामने ज़िंदगी के खट्टे मीठे दिन नाचने लगे, जैसे कल ही की बात हो। क्या नहीं किया सुरजा ने इस गांव के लिए। और बलराम चुनाव के दिनों में एक एक वोट के लिए कैसे मिन्नतें करता था। तब सुरजा बल्हार नहीं, सुरजा ताऊ हो जाता था। सुरजा ने एक सर्द सांस छोड़ी, बिना कोई जवाब दिए वापस चल दिया। बलराम सिंह ने आवाज़ देकर रोकना चाहा, लेकिन वह रुका नहीं। बलराम सिंह की चीख अब गालियों में बदल गई, जो बाहर तक सुनाई पड़ रही थी। घर पहुंचते ही सुरजा ने कल्लन से कहा, तू सच कहवे था कल्लू, यो गांव रहने लायक ना है।
उसकी लंबी मूछें गुस्से में फड़फड़ा रही थीं। आंखों के कोर भीगे हुए थे। बापू, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये ईंटें तो कोई भी खरीद लेगा, ये मकान बनने नहीं देंगे। कल्लन ने सुरजा को समझाने की कोशिश की, लेकिन सुरजा ने भी जिद पकड़ ली थी। वह झुकेगा नहीं, जो होगा देखा जाएगा, उसने मन ही मन दोहराया। ना बेटे, मकान तो ई बन के रहेगा। जान दे दूंगा, पर यो गांव छोड़ के ना जाऊंगा, सुरजा ने गहरे आत्मविश्वास से कहा। कल्लन अजीब सी दुविधा में फंस गया था। भावावेश में आकर वह ईंटें तो ले आया था, पर गांव के हालात देखकर उसे डर लग रहा था, कहीं कोई बवेला ना उठ खड़ा हो। पत्नी सरोज और बेटी सलोनी साथ आ गए थे, लेकिन सलोनी को यहाँ आते ही बुखार हो गया था। सरोज के पास जो 2-4 गोलियां थीं वे दे दी थी सलोनी को, लेकिन बुखार कम नहीं हुआ था। सरोज का मन घबरा रहा था। वह लगातार कल्लन से जाने की जिद कर रही थी। बेकार यहाँ मकान पर पैसा लगा रहे हो, संतो हमारे संग रहेगी, बापू को समझाओ। लेकिन कल्लन सुरजा को समझाने में असमर्थ था। उसने सरोज से कहा, अब आखिरी वक्त में बापू का जी दुखाना क्या ठीक होगा? सरोज चुप हो गई थी। सुरजा ने रात भर जागकर ईंटों की रखवाली की थी। एक पल के लिए भी आंखें नहीं झपकाई थीं। सुबह होते ही वह साबिर मिस्त्री को बुलाने चल दिया था। सुरजा को डर था कहीं कोई उसे उल्टी सीधी पट्टी न पढ़ा दे। उसे अब किसी पर भी विश्वास नहीं था। सलोनी का बुखार कम नहीं हो रहा था। सरोज ने कल्लन से किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। गांव भर में सिर्फ एक डॉक्टर था। कल्लन उसे ही बुलाने के लिए चल दिया। कल्लन को देखते ही डॉक्टर ने मना कर दिया। सामान्य पूछताछ करके कुछ गोलियां पुड़िया में बांधकर दे दी। कल्लन ने बहुत मिन्नतें की। डॉक्टर साहब, एक बार चल के तो देख लो। डॉक्टर टस से मस नहीं हुआ। कल्लन ने कहा, मरीज़ को यहीं आपके क्लिनिक में लेकर आ जाता हूँ। नहीं, यहाँ मत लाना, कल से मेरी दुकान ही बंद हो जाएगी। यह मत भूलो तुम बल्हार हो। डॉक्टर ने साफ साफ चेतावनी दी। ये दवा उसे खिला दो, ठीक हो जाएगी। कल्लन निराश लौट आया था। डॉक्टर ने जो गोलियां दी थीं वे भी असरहीन थीं। बुखार से बदन तप रहा था। तेज़ बुखार के कारण वह लगातार बड़बड़ा रही थी। संतो उसकी सेवा टहल में लगी थी। एक मिनट के लिए भी वहाँ से नहीं हटी थी। सरोज की चिंता बढ़ रही थी। उसके मन में तरह तरह की शंकाएं उठ रही थीं। सुरजा सुबह का गया दोपहर बाद लौटा था, थका हारा हताश। उसे इस हाल में देखकर कल्लन ने पूछा, क्या हुआ बापू? सुरजा ने निढाल स्वर में कहा, होना क्या था, मिस्त्री कहीं दूर रिश्तेदारी में गया है, 10-15 दिन बाद आवेगा। बेटे, मुझे ना लगे वो आवेगा। सुरजा ने अपने मन की हताशा जाहिर की। क्यों बापू, हम तो उसकी मेहनत का पैसा उसे पेशगी दे रहे थे, फिर भी वह मुकर गया। कल्लन ने ताज्जुब जाहिर किया। गांव के ही किसी ने उसे रोका होगा। साबिर ऐसा आदमी तो ना है, वह भी इनसे डर गया दिखे। सुरजा ने गहरे अवसाद में डूबकर कहा। दोनों गहरी चिंता में डूब गए थे। सलोनी का जी कैसा है? सुरजा ने पूछा। उसकी तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ गई है, अस्पताल ले जाना पड़ेगा। कल्लन ने चिंता व्यक्त की। किसी झाड़ फूंक वाले को बुलाऊं, कहीं कुछ ओपरा ना हो? सुरजा ने मन की शंका जताई। नहीं बापू, मैं कल सुबह ही उसे लेकर शहर जाऊंगा, बस आज की रात ठीक ठाक कट जाए। कल्लन के स्वर में गहरी पीड़ा भरी हुई थी। सुरजा ने उसे ढांढस बंधाया। पूरी रात जागते हुए कटी थी। सलोनी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। सुबह होते ही कल्लन ने सलोनी को पीठ पर लादा, उसके इर्द गिर्द ठीक से कपड़ा लपेटा। सरोज साथ थी। वे धूप चढ़ने से पहले शहर पहुंच जाना चाहते थे। शहर गांव से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर था। आने जाने का कोई साधन नहीं था। कल्लन ने गांव के संपन्न चमारों से बैलगाड़ी मांगी थी, लेकिन बल्हारों को वे गाड़ी देने को तैयार नहीं थे। पीठ पर लादकर सलोनी को ले चलना कठिन हो रहा था। वह बार बार पीठ से नीचे की ओर लुढ़क रही थी। कल्लन की पत्नी सहारा देते हुए उसके पीछे पीछे चल रही थी। वे जल्दी से जल्दी शहर पहुंचना चाहते थे, लेकिन रास्ता काटे नहीं कट रहा था। जैसे जैसे धूप चढ़ रही थी, सलोनी का जिस्म निढाल हो रहा था। उसकी सांसें धीमी पड़ गई थीं। शहर लगभग आधा किलोमीटर दूर रह गया था। अचानक कल्लन को लगा जैसे सलोनी का भार कुछ बढ़ गया है। बुखार से तपता जिस्म ठंडा पड़ गया था। उसने सरोज से कहा,
देखो तो सलोनी ठीक तो है। सलोनी के शरीर में कोई स्पंदन ही नहीं था। सरोज दहाड़ मारकर चीख पड़ी थी। मेरी बेटी को क्या हो गया? देखो तो यह हिल क्यों नहीं रही? उसने रोते हुए कहा। कल्लन ने सलोनी को पीठ से उतारकर सड़क के किनारे लिटा दिया था। वह हताश ठगा सा खड़ा था। उसके अंतस में एक हड़कंप समझ गया था। 10 वर्ष की जीती जागती सलोनी उसके हाथों में ही मुर्दा जिस्म में बदल गई थी। सब कुछ आंखों के सामने घटा था। वे ज़ोर ज़ोर से चीख कर रो रहे थे। रास्ता सुनसान था। उनकी चीखें सुनने वाला भी कोई दूर दूर तक नहीं था। वे काफ़ी देर इसी तरह बैठे रोते रहे। उन्हें सूझ ही नहीं रहा था कि क्या करें। सड़क किनारे कच्चे रास्ते पर सलोनी के शव को लिए वे तड़प रहे थे। काफ़ी देर बाद एक व्यक्ति शहर की ओर से आता दिखाई पड़ा। उन्हें उम्मीद की एक झलक दिखाई दी। शायद आने वाला उनकी कोई मदद करे। राहगीर क्षण भर उनके पास रुका, लेकिन बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। शायद उसने उन्हें पहचान लिया था। उसी गांव का था। कल्लन को लगा इंसान की जात ही सब कुछ है। आखिर वे उठे और बेटी का शव कंधों पर रखकर गांव की ओर लौट चले। कंधों पर जितना बोझ था उससे कहीं ज़्यादा बोझ उनके भीतर समाया हुआ था। सलोनी के बचपन की किलकारियाँ रह रहकर उनकी स्मृतियों में कुलाचे भर रही थीं। भारी मन से वे सलोनी का शव उठाए गांव की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा था। जितना समय शहर के पास पहुंचने में लगा था उससे ज़्यादा गांव पहुंचने में लग रहा था। सरोज का हाल बहुत ही चिंताजनक था। वह सिर्फ घिसट रही थी। टूट तो कल्लन भी गया था, लेकिन किसी तरह स्वयं को संभाले हुए था। सरोज अधमरी सी हो गई थी। उससे चला नहीं जा रहा था। सुरजा ने उन्हें दूर से ही देख लिया था। पहचाना तो उन्हें पास आने पर ही, लेकिन दूर से आती आकृतियों को देखकर उसने अंदाज़ा लगा लिया था। वे जिस तरह सलोनी को ला रहे थे देखकर उसका माथा ठनका। वह घर से निकलकर सड़क तक आ गया था। सलोनी का शव देखकर वह स्वयं को संभाल नहीं पा रहा था। वह तड़प उठा था। जमीन पर 2 हत्थड़ मार मार कर वह रोने लगा था। कल्लन की आंखों से भी बेतहाशा आंसू बह रहे थे। उनका रोना धोना सुनकर संतो भी आ गई थी। उन्हें ढांढस बंधाने वाला कोई नहीं था। शहर से लौटने में उन्हें वैसे ही समय ज़्यादा हो गया था। किसी को बुलाने के लिए भी समय नहीं था। वे रात भर इंतज़ार करने की स्थिति में नहीं थे। कल्लन चाहता था कि शाम होने से पहले ही दाह संस्कार हो जाए। सलोनी के शव को देखकर सरोज बार बार बेहोश हो रही थी। समस्या थी लकड़ियों की। दाह संस्कार के लिए लकड़ियाँ उनके पास नहीं थीं। सुरजा और संतो लकड़ियों का इंतज़ाम करने के लिए निकल पड़े थे। उन्होंने चमारों के दरवाज़ों पर जाकर गुहार लगाई थी, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। घंटा भर भटकने के बाद भी वे इतनी लकड़ी नहीं जुटा पाए थे कि ठीक से दाह संस्कार हो सके। घर में उपले थे। संतों ने कहा, लकड़ियों की जगह उपले ही ले जाओ। चमारों का शमशान गांव के निकट ही था, लेकिन उसमें बल्हारों को अपने मुर्दे फूंकने की इजाज़त नहीं थी। कल्लन की माँ के समय भी ऐसी ही समस्या आई थी। चमारों ने साफ मना कर दिया था। गांव से बाहर 3-4 किलोमीटर दूर ले जाकर फूंकना पड़ा था। इतनी दूर सलोनी के शव को ले जाना, लकड़ी उपले भी ले जाने थे। सुरजा और कल्लन के अलावा कोई नहीं था जो इस कार्य में हाथ बटा सकता था। बल्हारों के मुर्दे को हाथ लगाने या शव यात्रा में शामिल होने गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं आया था। जात उनका रास्ता रोक रही थी। कल्लन ने काफ़ी कोशिश की थी। वह रविदास मंडल, डॉक्टर अंबेडकर युवक सभा के लोगों से जाकर मिला था, लेकिन कोई भी साथ आने को तैयार नहीं था। किसी न किसी बहाने वे सब कन्नी काट गए थे। रेलवे कॉलोनी में अंबेडकर जयंती के भाषण उसे याद आने लगे थे। उसने उन तमाम विचारों को झटक दिया था। गहरी वितृष्णा उसके भीतर उठ रही थी। उसे लगा वे तमाम भाषण खोखले और बेहद बनावटी थे। कल्लन ने सुरजा से कहा, बापू और देर मत करो। उन दोनों ने कपड़े में लिपटे सलोनी के शव को उठा लिया था। स्त्रियों के शमशान जाने का रिवाज बल्हारों में नहीं था, लेकिन संतो और सरोज के लिए इस रिवाज को तोड़ देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था।
संतों ने लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखकर हाथ में आग और हांडी उठा लिए थे। पीछे पीछे सरोज उपलों से भरा टोकरा लिए चल पड़ी थी। इस शवयात्रा को देखने के लिए चमारी ने अपनी छतों पर चढ़ गई थी। उनकी आंखों के कोर भीगे हुए थे, लेकिन बेबस थीं, अपने अपने दायरे में कैद। बल्हार तो आखिर बल्हार ही थे, अपने ही नहीं उन्हें तो दूसरों के मुर्दे भी ढोने की आदत थी। चमारों का गांव और उसमें एक बल्हार परिवार।